नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बांग्लादेश का जन्म हुआ तो उसके पीछे कारण है भारत। यदि 1971 में इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को समर्थन नहीं दिया होता, भारतीय फौजों ने और भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने पश्चिमी पाकिस्तान में मदद न की होती तो शायद बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं होता। तो ऐसे देश में जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, वहाँ सत्ता परिवर्तन औपचारिक रूप से पूरा हो चुका है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय खालिदा जिया के पुत्र हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ संभाल ली है। भारत की तरफ से भी हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 300 सदस्यीय संसद में 209 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत प्राप्त किया। यह परिणाम इस पार्टी के लिए निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। इसकी ऐतिहासिक वापसी के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय के बाद ये दोबारा सत्ता में आई है। हालांकि चुनाव के दौरान बड़ी धांधली और हिंसा के आरोप लगे, लेकिन बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग ने इन परिणामों को वैध ठहराया। सरकार गठन की औपचारिकता पूरी हो गई है। सरकार ने शपथ ले ली है। नए प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाल ली है, लेकिन विवाद भी शुरू हो गए हैं। संसद सदस्यों को, बांग्लादेश की संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों को 2 शपथ लेनी थी इस बार। ये तय था, एक सांसद के रूप में और दूसरी संविधान सुधार आयोग के सदस्य के रूप में। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सांसदों ने पहली शपथ तो ले ली, यानी सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने, लेकिन दूसरी शपथ लेने से इनकार कर दिया और बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। सत्तारूढ़ दल बीएनपी का तर्क है कि जब तक संविधान में औपचारिक संशोधन नहीं होता, तब तक इस आयोग की लीगल स्थिति स्पष्ट नहीं है और यही वहाँ एक नए संकट का कारण बन गई है। देखिए, 2024 में जो छात्र आंदोलन हुआ, जिसने खालिदा जिया की पार्टी को वापस सत्ता में लाने का काम किया है, वो छात्र आंदोलन से निकला जुलाई चार्टर। जुलाई चार्टर क्या है? जुलाई चार्टर एक दस्तावेज है जो इस समय बांग्लादेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। यही वो आंदोलन था छात्रों का जिसने शेख हसीना की सरकार के पतन का मार्ग प्रशस्त किया और अब नई सरकार सत्ता में आई है। जुलाई चार्टर के तहत संसद को 180 दिनों के भीतर संविधान बदलना है। इसके लिए जो नए सांसद चुनकर आए हैं, उन्हें ही संविधान सभा का सदस्य बनाया गया है और उनसे अपेक्षा की गई है जुलाई चार्टर में कि वो व्यापक संशोधन करेंगे जनता की इच्छा के अनुसार। जनमत संग्रह में ये जो अभी इलेक्शन हुए थे, इसमें 2 टाइप के वोट डाले गए, एक सांसदों को चुनने के लिए और एक इस जुलाई चार्टर के अनुसार संविधान में संशोधन करने के लिए। तो 62% मतदाताओं ने संविधान संशोधन के पक्ष में मतदान किया है। बांग्लादेश का जो मुख्य विपक्षी दल इस समय बना है, बांग्लादेश जमात इस्लामी, और एक दूसरा दल नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जो छात्रों की पार्टी है आप कह सकते हैं, या जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था उन लोगों की पार्टी है। इन लोगों ने जुलाई चार्टर को जनता की इच्छा का प्रतीक बताया है। इनका कहना है कि यदि संसद संविधान सुधार की प्रक्रिया को टालती है तो ये जनादेश के साथ विश्वासघात होगा। हालांकि प्रारंभिक बहिष्कार की धमकी के बाद सभी दलों ने शपथ ले ली, सभी सांसदों ने दोनों शपथ ले ली, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे सुधारों को लेकर अड़चन डालने का काम करेंगे। वे से मतलब बीएनपी पार्टी के सांसद। ढाका और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं, यानी सड़क की राजनीति एक बार फिर उभरने लगी है, उबलने लगी है। अवामी लीग, जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी है, इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। पार्टी को केवल 52 सीटों पर जीत मिली। ये पार्टी पिछले 15 सालों से सत्ता में थी,
तो निश्चित तौर पर जो उसको उम्मीद थी उसके हिसाब से उसको सीट नहीं मिली, वो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाई। अवामी लीग ने चुनाव परिणामों को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन उसने आरोप लगाया है कि भारी धांधली हुई है और पक्षपात हुए हैं। पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो यही है कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर रहकर अब वो विपक्ष की भूमिका निभाएगी। और अवामी लीग ने जुलाई चार्टर पर सैद्धांतिक समर्थन भी जता दिया है, लेकिन वह यह कहती है कि किसी भी संविधान परिवर्तन को व्यापक सहमति और संसद में बहस के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। शेख हसीना के भारत में रहने का मुद्दा भी अवामी लीग के लिए बड़ा संवेदनशील है। पार्टी का कहना है कि उनकी सुरक्षा और फेयर न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। और लेकिन बीएनपी के नेता, जो सत्तारूढ़ दल बन चुका है, उसके नेता यह संकेत दे रहे हैं कि शेख हसीना को वापस लाया जाएगा देश में। नई सरकार के सामने बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं। महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार, वैश्विक बाजार की अनिश्चितता, ये सब नए प्रधानमंत्री के लिए बड़ी समस्या के रूप में सामने खड़ा है। राजनीतिक असहमति के बीच सोचिए, यदि एक बार फिर छात्र सड़क पर उतर आते हैं, व्यापक जन आंदोलन शुरू हो जाता है, तो जो नई सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगी और व्यापार को बढ़ावा देगी, वो खतरे में पड़ जाएगा। नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपने शपथ भाषण में नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की बात करी है, आर्थिक सुधारों की बात करी है और क्षेत्रीय सहयोग को अपनी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि संविधान सुधार पर सभी दलों के साथ बातचीत की जाएगी, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और अब भारत की बात। हमारे, जैसा मैंने आपको बताया और आप सब जानते हैं कि हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे, सांस्कृतिक भी, सामरिक भी। हसीना सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, बॉर्डर मैनेजमेंट, पावर सेक्टर का व्यापार और कई अन्य परियोजनाओं में भारी उल्लेखनीय प्रगति हुई। शेख हसीना हमेशा प्रो इंडिया रही हैं। नई सरकार के साथ संबंधों की दिशा अभी बड़ी डाउटफुल है। बीएनपी का जो ऐतिहासिक रुख रहा है वो राष्ट्रवादी रुख रहा है, भारत विरोधी रुख रहा है। और बीएनपी कई बार चीन की ओर झुकने का संकेत भी देती है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। भारत के लिए ये पहले से पूर्वग्रसित होने का समय नहीं है, लेकिन शेख हसीना का मुद्दा एक संकट है। यदि नई सरकार शेख हसीना को डिपोर्ट करने की मांग करती है तो द्विपक्षीय संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अतिरिक्त हमारी सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर राज्यों में टेररिज्म को बांग्लादेश से सपोर्ट मिलने के आरोप रहते हैं, उसका मुद्दा है। और व्यापारिक मार्गों की निरंतरता का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो बांग्लादेश के पोर्ट्स हैं, उनकी एक्सेस भारत को कितनी उपलब्ध नई सरकार कराएगी, ये एक बड़ा मुद्दा है। भारत बांग्लादेश का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच रेल, सड़क और जल संपर्क, तीनों प्रकार की परियोजनाएं रणनीतिक महत्व रखती हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि आर्थिक हित और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों देशों को सहयोग की राह पर बनाए रखेगा। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी, बीएनपी का ज़्यादातर भारत विरोधी बयान देना, ये तनाव ला सकते हैं। कुल मिलाकर अवसर और आशंका का संगम, तारिक रहमान के नेतृत्व में नई पार्टी का गठन बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। बहुमत स्पष्ट है, परंतु सहमति अस्पष्ट है। जुलाई चार्टर और संविधान सुधार पर असहमति, जमात और एनसीपी की सक्रियता और अवामी लीग की विपक्षी भूमिका आने वाले महीनों को निर्णायक बनाने जा रही है। भारत के साथ संबंधों का भविष्य भी इसी संतुलन पर निर्भर करेगा। यदि तारिक रहमान की सरकार, नई सरकार व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाती है और भारत संवेदनशील मुद्दों पर संयम बरतता है तो सहयोग जारी रह सकता है। लेकिन याद रखिए, असम में चुनाव होने जा रहे हैं और असम में बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार टारगेट करते हैं अल्पसंख्यक समाज को। इससे खतरा दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। इसलिए यदि राजनीतिक टकराव कूटनीतिक स्तर तक पहुंचता है तो न केवल भारत बांग्लादेश के संबंध बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। नई शुरुआत हो चुकी है, पर राह अभी अनिश्चित है। आने वाले 180 दिन न केवल बांग्लादेश के संवैधानिक भविष्य को आकार देंगे, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों की दिशा भी तय करेंगे।